हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन। और आज की जो क्लास है वो आपके पेरोल के पे हेड क्रिएशन के ऊपर चलता है। जो कि लास्ट हमने जो सीखा था वो आपके अर्निंग पार्ट को हम समझ चुके थे। और अर्निंग पार्ट में जैसे बेसिक एच आर ए डी ए कन्वेंस जो भी था उसको हमने टेली में किस टाइप से रिकॉर्ड करना होता है वो चीज़ हमने रिकॉर्ड किया था। ठीक है। जनरल डिडक्शन नॉर्मली हम जब एडवांस सैलरी के एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे तब आपका जनरल डिडक्शन यूज होगा। नहीं तो आज की जो क्लास रहेगी वो आपके एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन के थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ रहेगी। ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्या होते हैं और एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन होता क्या है। जो एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाए, उनकी सैलरी से डिडक्शन किया जाए, काटा जाए उनकी सैलरी से कुछ अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय डिडक्शन। अब वो स्टैट्यूटरी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि वो लीगल होता है। लीगल मीन्स कि गवर्नमेंट ने पहले से ही बता रखा है कि अगर आपके एम्प्लॉय को कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो अभी हम सीखेंगे वो है पीएफ और ईएसआई, तो उसमें जितना कंट्रीब्यूट होता है उतना ही डिडक्शन होता है। यानी अगर आपकी सैलरी में से अगर लेट्स सपोज करिए 1000 की आपकी सैलरी है और उसमें आपके पीएफ कटता है 50 रुपीज, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो जो 50 रुपीज है वो बाद में कटने के बाद कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ में और एक चीज बेनिफिशियल ये है कि जितना आपकी सैलरी से डिडक्शन होता है उतनी ही कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है अपनी सरप्लस का। लेट्स सपोज करो अगर आपकी सैलरी में से 1000 में से 50 रुपीज डिडक्शन करके आपको पे आउट किया गया 950 रुपीज, तो उसमें से जो 50 रुपए है जो वो तो आपके पीएफ में जा चुके हैं। लेकिन कंपनी भी क्या करती है, अपनी तरफ से 50 रुपए आपको एज ए कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जो कि लॉ के अंदर लिखा गया है, पीएफ एक्ट के अंदर में बताया गया है। ठीक है। तो इसी वजह से डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन पार्ट बने हैं। जितना एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होगा उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी की तरफ से। इसलिए एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन और जो सैलरी से काटा जाए वो आपका एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन कहलाया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन किस टाइप से वर्क करता है। देखिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम्स, ग्रेचुटी जो कंपनी अपनी तरफ से क्रिएट करती है। लेकिन हम जो सीखेंगे अभी वो ईपीएफ और ईएसआई रहेगा। ठीक है। एनपीएस और ग्रेचुटी नहीं रहेगा। ग्रेचुटी वैसे नॉर्मली यूज किया जाता है लेकिन पेरोल के टाइम पे उसका ज्यादा वर्क नहीं होता है। एनपीएस आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 10-10% जैसे पीएफ कैलकुलेट होता है वैसे ही एनपीएस भी कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो अगर आप पीएफ समझ जाओगे तो एनपीएस भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, जो नॉर्मली आपने सीखा समझा भी होगा, कभी देखा होगा या कभी सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि मेरे या मदर या फादर में से किसी का पीएफ बनता हुआ। तो वो चीज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी ईपीएफ या कह सकते हो पीएफ होता है। ठीक है। तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पीएफ इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम फॉर सैलरीड प्रोफेशनल डिजाइंड टू प्रोवाइड देम। ठीक है। कहने का मतलब प्रोविडेंट फंड एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो कि हर एक सैलरीड प्रोफेशनल पर्सन को दिया जाता है टू प्रोवाइड देम विद एनफ फंड आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ इनफ फंड बचे ताकि वो अपनी आने वाली रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो जी सके। It is combined contribution from employee and employer that is deducted from the employee's monthly salary and deposited in the PF account. अब जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन होता है वो इस टाइप से होता है पीएफ में कि एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट ऑफ पीएफ डिडक्शन होता है और कुछ कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, तब जाके आपका डिपॉजिट होता है पीएफ अकाउंट के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज आपकी तरफ से कटे तो आप ही का डिपॉजिट होगा, सिर्फ 50 रुपीज आपकी सैलरी से कटा है तो वो भी, और जो कंपनी अपनी तरफ से 50 रुपीज एड ऑन करके आपको दे रही है यानी 100 रुपीज डिपॉजिट आपके पीएफ अकाउंट में होता है। ठीक है। पीएफ कैलकुलेटेड ऑन बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंसेस। पीएफ जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किसके ऊपर किया जाएगा, बेसिक और डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस का मतलब ये होता है महंगाई के टाइम पे अलग से आपको एडिशनली बेनिफिट प्रोवाइड करना। महंगाई भत्ता भी कहा जाता है इसको हिंदी टर्म्स में। यानी महंगाई जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ाने की जगह डीए दे देते हैं।
देखो, अगर आपकी सैलरी बढ़ा दी, तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपका एचआरए भी बढ़ेगा, डीए भी बढ़ेगा। अगर कन्वेंस भी आपकी सैलरी से डिपेंड करके चल रहा है, तो कन्वेंस भी बढ़ेगा। तो कंपनी नहीं चाहती कि भाई मैं बेसिक सैलरी बढ़ाने के बाद मैं एचआरए ये सब भी ज़्यादा दूँ। वो क्या करती है, अलग से महँगाई के लिए अलग से डीए देती है, जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट होता है। जैसे 10%, 20% या 7% और किसी-किसी जगह 40% भी होता है। तो वो कंपनी का एक टाइप से देने का तरीका है कि वो किस टाइप से वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो डीएनएस अलाउंसेस समझ में आ चुका होगा, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस के ऊपर आपका कैलकुलेट होता है पीएफ। अब वो कैसे डिडक्शन होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, अब देखो। पीएफ डिडक्शन, how is it calculated? So employee PF deduction at the rate 12% on employee's gross salary. अब gross salary means यही बात है, बेसिक और डीए, नॉट बेसिक एचआरए, डीए, कन्वेंस, इंसेंटिव या जितने भी चीजें आपको अलग से अर्निंग के तौर पे होता है उसका टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी। वो नहीं कहना चाह रहा है ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे इतना कहना चाह रहा है कि जो आपका पीएफ कैलकुलेट होता है उतने पर। अगर कंपनी में बेसिक दिया जाता है, डीए नहीं दिया जाता, तो सिर्फ बेसिक पे 12%, अगर दोनों दिया जाता है तो दोनों पे 12%। ठीक है? तो पीएफ डिडक्शन होता है आपके 12% एम्प्लॉय की सैलरी से, और कंपनी जो अलग से कंट्रीब्यूट करती है वो कंट्रीब्यूट करती है 13.61% ऑन एम्प्लॉयज ग्रॉस सैलरी। एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से 13.61% वो खुद से कंट्रीब्यूट करके आपको प्रोवाइड करती है। किसकी सैलरी से? आपकी सैलरी से। आपकी सैलरी कितनी बनी उस मंथ की, बेसिक और डीए उसका 13% कैलकुलेट करके दे दिया। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो 13% है ये पूरा नहीं मिलता आपको, आपको सिर्फ इसमें से 12% ही मिलता है। जो एडिशनली होता है वो अलग से चार्जेस है जो पीएफ अपने पास अपने पीएफ कंपनी अपने पास रखती है। ठीक है? तो ये तो समझ में आ चुका होगा, 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा और 13% कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगी। अब वेज टू बी अप्लाई कैसे अप्लाई किया जाता है उस चीज को, व्हेन एनी कंपनी हैव 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी में अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पाए जाते हैं तो उस केस में आपका पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है। यानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अब पीएफ लॉ के दायरे में आ चुके हो, तो आपको वो पे एक टाइप से एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पीएफ के अंदर। ठीक है? तो ये नॉर्मल बेनिफिशियल होता है एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय की जो जितनी अर्निंग है उससे थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करे रिटायरमेंट के टाइम पे। इसके लिए भी 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज मिनिमम बोल रखा है। ठीक है? क्योंकि किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय बन जाते हैं अप्रोक्सली, अगर किसी की टर्नओवर 50 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक होती है तो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ चुका होगा। देन आगे ये लिखा हुआ है कि इफ एनी एम्प्लॉय, अगर उन्हीं एम्प्लॉयज में से जिनकी भी सैलरी ग्रॉस सैलरी, अब यहाँ ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब यहाँ पे उनकी टोटल सैलरी की बात हो रही है। तो अगर उनकी टोटल सैलरी 15,000 से या 15,000 से कम है, 15,000 और सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, 15,000 और मोर देन 15,000, सॉरी यहाँ पे मोर देन नहीं आएगा, लेस देन आएगा, इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, लेस देन। ठीक है? इफ एनी एम्प्लॉय हैव ग्रॉस सैलरी 15,000 और लेस देन 15,000, 15,000 से कम या 15,000 तक किसी की सैलरी होती है ना टोटल सैलरी, तब वो पीएफ उनके लिए मैंडेटरी है। क्यों है मैंडेटरी? बोल दिया गया है कि भाई आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है कि आप पीएफ हटाना चाहते हो, कोई चॉइस नहीं है, आप सिंपली पीएफ आपको रजिस्टर्ड मैंडेटरी करना पड़ेगा। ठीक है? और जिन पर्सन को पीएफ नहीं चाहिए होता है तो ऐसे केस में उनका मतलब जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है और वो चाहते हैं कि मुझे पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, मुझे पीएफ अपना अकाउंट ओपन नहीं करना, तो उनको फॉर्म 11 फाइल अप या फिर बोल सकते हैं साइन अप करना पड़ता है। ठीक है? क्लियर है? इतना समझ में आ चुका होगा। 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पाए गए किसी भी कंपनी में तो पीएफ एप्लीकेबल है, और उन्हीं एम्प्लॉयज में से किसी की भी सैलरी 15,000 या 50,000 से कम होती है तो उनके लिए पीएफ मैंडेटरी है, कराना ही पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि जो 13.61% है वो किस टाइप से कंपनी कंट्रीब्यूट करती है आपके पास, और कुछ चार्जेस होती है वो पीएफ कंपनी यानी ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ईपीएफओ किस टाइप से कलेक्ट करती है चार्जेस। तो पीएफ डिडक्शन अकाउंट्स, इसमें आपको दिख रहा होगा डिडक्शन अकाउंट्स कुछ इस टाइप से है, और बल्कि हमें ये टैली में क्रिएट भी करना है। ठीक है? टैली में रिकॉर्ड करेंगे तो इस टाइप से हमें क्रिएट भी करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक? जो यहाँ पे आई थिंक से 5 अकाउंट्स है तो 5 और 4 अकाउंट्स तो क्रिएट होते ही होते हैं। ठीक है? तो डिडक्शन अकाउंट ये आपके होते हैं जिसमें से आपके डिडक्शन होते हैं, कटते हैं। एम्प्लॉय डिडक्शन, कितना डिडक्शन रहेगा,
और कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अभी देख आपको दिख रहा हो हम ये सारे अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी है। अब कंपनी कहाँ 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 पर कंट्रीब्यूट कर रही है उसके लिए तो अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से देखते हैं तो सिर्फ यही अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि आगे तो कुछ कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा ना, सिर्फ 12% यहीं पे डिडक्शन हो रहा है, तो और अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, हम कंपनी है, हम एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सैलरी को, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी हमें सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं सबसे पहले डिडक्शन अकाउंट में, अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट। आपकी सैलरी में से 12% अगर डिडक्ट होता है, आपके सैलरी में से 12% अगर डिडक्ट होता है तो वो आपके अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट में डाला जाता है। और कंपनी अपनी तरफ से 3.67% कंट्रीब्यूट कर रही होती है इस अकाउंट के अंडर में। ठीक है, सेम अकाउंट नंबर 10 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आपकी तरफ से इसके बाद एम्प्लॉय जो होता है उसकी तरफ से 12% कट गया, तो वो यहीं पे जाता है, उसे उसके अलावा कहीं और कुछ नहीं जाता। तो ये एम्प्लॉय के डिडक्शन में कुछ नहीं आएगा। लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंडर में अकाउंट नंबर 10 के अंडर में 8.33% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो दोनों अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको गिवन होंगे पीएफ अकाउंट में, वो आप ले सकते हो रिटायरमेंट के बाद, पूरा अमाउंट रिसीव कर सकते हो विद इंटरेस्ट 6 to 8% के बीच में। समझ में आ चुका होगा आपको इतना? तो ये यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का होता है वो 12% होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा अमाउंट है 3.67%, 8.33%, इसको मल्टीप्लाई पूरा ऐड करोगे तो 12% होता है। तो ये पूरा आपको बाद में रिफंड होता है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इसके अलावा जो 13.61 यानी 1.61% जो अलग से यहाँ पे दे रखे हैं आपको, ये चीज चार्जेस होते हैं जो ईपीएफओ अपने पास रखती है। ठीक है, यानी अपने सर्विस चार्ज कह लो आप, या प्लेटफॉर्म चार्जेस कह लो, या ये जो सर्विस दी जा रही है उसका चार्ज कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो जैसे लिखा है अकाउंट नंबर 2 पीएफ एडमिन अकाउंट, एम्प्लॉय के उसमें से कुछ चार्ज नहीं कटेगा। अगर एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ चार्जेस काटने लग गए तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियली क्या है फिर ये पीएफ। इसी वजह से उनकी सैलरी से कुछ नहीं कटता, उनकी सैलरी से जो कटना है वो कट जाता है। पीएफ एडमिन अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है कंपनी अपनी तरफ से, ऐसा चार्जेस 1.10%। सेम ईडीएलआईएस, ईडीएलआईएस की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, वैसे यहाँ मेंशन है नहीं, आप लिख सकते हो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। वापस से बता रहा हूँ, क्या है? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एक टाइप का ये स्कीम है पीएफ, तो इसी वजह से उसका भी चार्ज अलग से लगता है 0.5%, और उसका जो एडमिन है वो अलग से एक चार्ज लेता है 0.01% के करीब। ठीक है, इसी वजह से टोटल मिलाने पर 13.61% कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से रहता है। हाँ, बल्कि ये बात यह है कि इसमें से 13.61% में से 12% आपको वापस रिफंडेबल हो जाता है, बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। लेकिन जो 1.61% होता है वो कंपनी अपने पास ऐसा सर्विस चार्ज कर रखती है एम्प्लॉय के अमाउंट से, एम्प्लॉयर के अमाउंट से। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर हो चुका होगा आपको पीएफ डिडक्शन अकाउंट्स के बारे में, पीएफ के बारे में अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके ईएसआई के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था कि एम्प्लॉय ईपीएफ के बाद ईएसआई आएगा आपका, तो ईएसआई की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ईएसआई है, पीएफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हम ईएसआई की तरफ बढ़ते हैं। तो ईएसआई मीन्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। The ESI Act 1948 provide medical covers and other essential benefit to worker and employee who are working in factories, business establishment और organizations। कहने का मतलब जो ईएसआई होता है वो एक टाइप का मेडिकल को कवर करके चलता है, यानी मेडिकल अलाउंसेस होता है आपका एक टाइप से, जिसमें एक आपको ईएसआई कार्ड प्रोवाइड होता है, जिसमें आप अपना और अपने प्राइमरी 4 मेंबर्स का क्या करवा सकते हो, हेल्थ चेकअप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, एक टाइप का ईएसआई कार्ड आपको प्रोवाइड होता है। अब यहाँ आगे लिखा है अदर इसेंशियल बेनिफिट टू वर्कर, और ये किस किस को प्रोवाइड होता है, वर्कर को भी मिलता है, एम्प्लॉयज को भी मिलता है, जो कि फैक्ट्री में बिजनेस में कहीं ना कहीं तो काम करते ही हैं, तो उन सभी को प्रोवाइड होता है। द ईएसआई स्कीम ऑफर बेनिफिट टू both the workers and their dependent in the case any for unfortunate eventual at work।
तो ये ज़्यादातर बेनिफिट करता है वर्कर्स को, एम्प्लॉय से भी ज़्यादा वर्कर्स को बेनिफिट करता है, क्योंकि कुछ भी केस हो सकता है, क्योंकि वर्कर को ज़्यादातर काम करते समय कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या आप कह सकते हो कुछ भी इंजरी हो जाती है, और उस इंजरी को ठीक करने के लिए ईएसआई कार्ड यानी ईएसआई बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर ये वर्कर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और लिखा भी है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंचुअलिटीज एट वर्क। ठीक है, यानी कुछ भी अनसर्टिनिटी होने के कारण आपका कोई भी वो हो ना हो, बॉडी में प्रॉब्लम या इंजरी हो सकती है, इस वजह से के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है इतना आपको? आगे बढ़ते हैं। ईएसआई का जो डिडक्शन होता है वो इस टाइप से है कि पहले बेसिक और एचआरए, जो ईएसआई होता है वो बेसिक और एचआरए पे कैलकुलेट होता है। तो बोला जाता है ईएसआई डिडक्शन 0.75% ऑन ग्रॉस सैलरी। अभी ग्रॉस सैलरी का मतलब बेसिक प्लस एचआरए। अगर एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक और एचआरए दोनों प्रोवाइड होता है तो उसका 0.75% यानी 1% से भी कम उसका ईएसआई कैलकुलेट होगा। और कंपनी अलग से 3.25% यानी अपनी तरफ से कंपनी क्या करती है, ईएसआई 3.25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, किसके ऊपर? एम्प्लॉय का जो भी बेसिक और एचआरए बनेगा उसके ऊपर 3.25%। इसमें कोई अदर चार्जेस नहीं होते हैं, ईएसआई यानी ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ अमाउंट चार्जेस रहते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। कहाँ पर आपका ईएसआई एप्लीकेबल होगा? तो नॉर्मली पीएफ की तरह ही है। जब किसी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पाए जाएंगे वहां पे ईएसआई एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है, आपको ईएसआई करवाना पड़ेगा, आप उसके लॉ के अंदर में आ चुके हो। लेकिन कब कराना पड़ेगा? अगर कोई कंपनी ईएसआई में आ चुकी है तो कब उसको ईएसआई किसी का काटना है और क्यों, कैसे काटना है? तो इफ एनी एम्प्लॉय हैव ग्रॉस सैलरी, अगर किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक और एचआरए 21,000 से ऊपर है, ठीक, 21,000 से ऊपर है, तो भी उसके पास चांसेस है कि वो ईएसआई कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, वो उसके ऊपर है। लेकिन अगर कम है, जैसे यहाँ पे मूव लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ हटा देते हैं। अगर कम है या 21,000 है या 21,000 से कम है, तो उस केस में उस एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉय का ईएसआई भी डिडक्शन होगा। ठीक है, यानी उसका अलग से ईएसआई भी कैलकुलेट होगा। पीएफ, अगर पीएफ में अगर उसकी 15,000 से कम है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 16,000 है, तो अगर वो पीएफ कटवाना चाह रहा है तो पीएफ भी कटेगा, और वो ईएसआई के अंदर तो आ ही रहा है, कटवाने की तो बात भी नहीं है। यहाँ पे ईएसआई 21,000 से कम में होता है तो उसका 16,000 है, तो उसका तब भी ईएसआई कटेगा कटेगा। अगर मान के चलिए अगर वो 15 से ऐसा है कि उसकी सैलरी 22,000 है, तो वो चाहता है कि उसका ऐसा नहीं कटना, तो वो नहीं कटवाएगा। तो उसको कोई ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कि हाँ कटवाएंगे कटवाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर 22,000 21,000 से ऊपर है, 21,000 से कम है, तब तो मैंडेटरी है कि आपको कटवाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा ईएसआई और पीएफ के बारे में। अब हम क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पीएफ का ये जो डिडक्शन अकाउंट्स होते हैं ये क्रिएट करेंगे, और साथ साथ में आपका ईएसआई के ये जो डिडक्शन अकाउंट्स है, 1% ये है और ये है, और ये क्रिएट करेंगे। टोटल मिला के यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, क्योंकि एम्प्लॉय का भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6, और ये 2 7 8 अकाउंट्स आपको एडिशनली क्रिएट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम टैली में ये क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आपको इतना होपफुली समझ में आ चुका होगा। तो आपका पेरोल की जो थ्योरी है वो यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो पेरोल में आगे स्टार्ट करेंगे वो पे स्ट्रक्चर, यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं है। अभी हमने ये चीज़ समझ लिया है, अब इसको टैली में किस टाइप से अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, देन उसकी सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे प्रैक्टिकली, और फिर अटेंडेंस, पेरोल रिपोर्ट, पे स्लिप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ चुका होगा। तो इसको नोट्स, इस पूरे थ्योरेटिकल को नोट करके रखिएगा। आप वीडियोस है आपके पास, ये लेके मत चलिए, आप इसको रिकॉर्ड मतलब एक जगह पर नोट पैड में कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि कभी वीडियो आपके फ़ोन से रिमूव हो गई तो आप कॉपी में से कहीं से देख के कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके टैली के प्रैक्टिकल, पीएफ और ईएसआई के अकाउंट्स के साथ। थैंक यू।